नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें अब तक 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी कि इजराइल पर हमला हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर फिलिस्तीन ने इजराइल पर हमला क्यों किया। हालांकि इन दोनों देशों के बीच कई बार युद्ध हुए हैं। साल 1948 में जब इजराइल बना, तभी से अरब देशों की इजराइल से बनती नहीं थी और हमेशा से ये युद्ध जारी रहा है। वेस्ट बैंक और गाजा का क्षेत्र जो है वो हमेशा से ही दोनों पक्षों के बीच लड़ाई की मुख्य वजह रही है। वेस्ट बैंक और गाजा को फिलिस्तीनी क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन यहूदी इसे अपनी प्राचीन मातृभूमि मानते हैं, जिसे लेकर हमेशा से संघर्ष होता रहा है, युद्ध होता रहा है। इजराइल को 1948 में एक देश के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन अब तक फिलिस्तीन इजराइल को देश नहीं मानता, जिसके चलते अब तक लड़ाई दोनों देशों के बीच जारी है। लेकिन ये लड़ाई जो है वो कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, कितने सालों पहले शुरू हुई, इस पर और बातचीत के लिए हम चलेंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इंटरनेशनल और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के जानकार हैं। राजन कोचर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। सर, हम ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ये तो अभी सबको पता है कि युद्ध चल रहा है और क्या स्थिति है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी, कौन से साल में हुई थी और कब से ये लड़ाई जो है वो जारी है? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया जी। ये 19th सेंचुरी से ये कॉन्फ्लिक्ट है। आपको याद होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले पैलेस्टीन ऑटोमन अंपायर का हिस्सा था और पैलेस्टीन जो एक कंट्री था उसमें अरब्स भी रहते थे, मुस्लिम्स भी रहते थे और क्रिश्चियंस भी रहते थे जी। और जूइश भी रहते थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब लीग ऑफ नेशंस बना, तो लीग ऑफ नेशंस ने मैंडेट दिया ग्रेट ब्रिटेन को कि वो पैलेस्टीन के ऊपर हुकूमत करे। इसके बाद जब ग्रेट ब्रिटेन को ये रोल दिया गया, हमने ये देखा कि जूइश पॉपुलेशन जो है जी, वो इस एरिया में बढ़ने लगी और उसकी वजह से जूइश और अरब्स के बीच में टेंशन हुई जी, और चैलेंजेस हुई ब्रिटिश को इसको गवर्न करने के लिए। सो फाइनली पैलेस्टीनियंस का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में ले गया और एक बैलफोर डिक्लेरेशन बोलते हैं, 1917 की है ये बैलफोर डिक्लेरेशन जी। ये बैलफोर डिक्लेरेशन जो यूनाइटेड नेशंस ने निकाली, इसमें एक सपोर्ट दिया गया कि जूइश को एक अपना नेशनल स्टेट बनाने का पूरा हक है। फिर 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक पार्टीशन प्लान अनाउंस किया, जिसमें रिकमेंड किया एक सेपरेट जूइश स्टेट और अरब स्टेट जी, जिसको हम 2 स्टेट थ्योरी बोलते हैं कि एक पैलेस्टीन होगा और एक इजराइल होगा। ये जो मैंडेट था यूनाइटेड नेशंस का, अरब लीडर्स ने रिजेक्ट की। और फिर क्या होता है, 1948 में अरब इजराइल की लड़ाई शुरू हुई। तो इस अरब इजराइल की लड़ाई में क्या हुआ कि वेस्ट बैंक जो है जी, वो जॉर्डन ने ले लिया और गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला वो इजिप्ट ने ले लिया। और जो बीच का जो हिस्सा है, जो अभी आप देखते हैं टेल अवीव जो इनका कैपिटल है और हाइफा पोर्ट वगैरह, ये बीच का हिस्सा इजराइल के पास रह गया। फिर क्या होता है कि 1956 में एक स्विस कैनाल क्राइसिस होती है, जिसमें इजराइल फ्रांस और यूके के साथ मिलके जी इजिप्ट के अगेंस्ट अटैक करता है। और 1956 में जो सिनाई रीजन था, आपको जो मैंने बताया कि इजिप्ट ने ले लिया था, उसको रिकैप्चर कर लेता है और उसको वो अपना हिस्सा बना लेता है और गाजा स्ट्रिप को भी रिकैप्चर कर लेता है। तो 1956 से इजराइल के पास सिनाई आ गया था
गाजा स्ट्रिप आ गया था जी और अपना जो उसका अपना हिस्सा था। जी फिर इससे इजराइल को काफी प्रेशर आ रहा था अरब देशों का, तो 1967 में लड़ाई हुई जो इजराइल ने शुरू करी जी और एक पूरा जो एक पोर्शन था सिनाई पेनिनसुला का जो वो ले नहीं पाया वो दोबारा लिया और ये पूरा वेस्ट बैंक का एरिया कैप्चर किया, गाजा स्ट्रिप उसके साथ था जी और साथ साथ जॉर्डन का जो एरिया था गोलान हाइट्स का, इसको सीरिया का सॉरी, वो सीरिया का भी एरिया इजराइल ने कैप्चर किया। जी राजन कोचर साहब, साथ ही जिस तरह से माना जाता है कि जो धार्मिक ग्रंथ है इनके, उसमें कहा गया कि जो जेरूसलम है वो कहीं ना कहीं यहूदी और अरब दोनों का मानना है कि उनके जो एक तरह से देखा जाए तो पूर्वजों का स्थान है। क्या आपको लगता है कि जो लड़ाई है वो प्रभुत्व को लेकर रही है जमीन की और इसी वजह से ये विवाद जो है वो और ज्यादा गर्माता चला गया? बिल्कुल, जेरूसलम इस पूरे लड़ाई का रूट का प्रॉब्लम है। जो एक्चुअली मुद्दा है, बेसिक मुद्दा जेरूसलम का, वो इस लड़ाई का है क्योंकि जूस मानते हैं कि वो उनका होली लैंड है और अरब्स मानते हैं कि वो प्रॉफिट का जो उनके जो प्रॉफिट थे वो उसको वहां पे आके रहे थे तो वो उनका हिस्सा है। तो इसीलिए ना तो अरब मुस्लिम जेरूसलम को देना चाहते हैं और ना ही जो जूस है इजराइल के वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं और उसकी वजह से ये लड़ाई आज तक जारी है। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से अगर हम बात करें तो यहूदी तो हमेशा से तैयार थे कि जिस तरह से बात हुई थी कि 3 हिस्से होंगे उस लैंड के और उसमें एक तरफ जहां कहा जा रहा था कि एक तरफ अगर अरब रह सकते हैं, दूसरी तरफ दूसरे हिस्से में इस्लाम रह सकते हैं, इस्लामी रह सकते हैं, दूसरे जो हिस्सा था उसमें यहूदी जो है उनको भी माना जा रहा था कि उनको भी वहां पे रखने के लिए कोशिश की जा रही थी। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से यहूदी जो है वो पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन जो अरब हैं उन्होंने पूरी तरह से इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि वो वहां पर उस हिस्से में किसी और को भी रहने देंगे और यही वजह है वो लड़ाई जो है वो आगे तक बरकरार रही और आज भी वो लड़ाई, वो संघर्ष जो है, वो युद्ध जो है वो चल रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही एनालाइज किया है। ये बेसिकली जो इसका एरिया है ये 2 मुद्दों पे लड़ाई है, एक जमीन और एक रिलीजन। जी अगर आपने वर्ल्ड में देखा होगा जहां पर भी लड़ाइयां होती हैं वो जमीन और रिलीजन के ऊपर ही होती जी और जब तक ये मुद्दे रिजॉल्व नहीं किए जा सकते हैं ये आपकी लड़ाई कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण 1978 में एक आपका जो कैंप डेविड का एक समिट हुई थी जिसमें ये यस्ser अराफात को पीस नोबेल पीस प्राइज भी मिला था जी। वो बहुत एक अहम समिट थी जिसमें इस मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए दोनों साइड्स काफी हद तक मान गई थी और अपने एरियाज में जैसे कि आपका जो गाजा स्ट्रिप है वो उसको हैंडओवर करने के लिए बताया गया था पैलेस्टीनियंस को और वेस्ट बैंक में भी 2 हिस्से किए गए थे, ईस्ट जेरूसलम एंड वेस्ट जेरूसलम। बट अनफॉर्चुनेटली जो ये जो कैंप डेविड की जो एग्रीमेंट्स थी ये जब वापस ये लोग गए अपने देशों में तो इनके लोगों ने इनकार कर दिया इसको एक्सेप्ट करने की। तो उसके बाद आप जानते हैं ऑस्लो अकॉर्ड हुआ 1993 में और वो ऑस्लो अकॉर्ड में इस कोशिश इसको ये की गई कि एक ऑटोनॉमी दी जाए। अगर हम 2 स्टेट नहीं बना सकते हैं तो एटलीस्ट एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनाई जाए जो इन जगहों को रूल करे। तो 1999 में एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का जन्म हुआ जिसको ये मैंडेट मिली कि वो वेस्ट बैंक भी चलाएगी और गाजा स्ट्रिप भी चलाएगी और उसी हिसाब से 2006 में इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में अनफॉर्चुनेटली बीच में 2004 में यस्ser अराफात की
मौत हो गई। और उसके बाद ये जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ये ऑल ऑफ अ सडन उभर के आए, बिकॉज जब तक यसर अराफात थे ये बैकग्राउंड थे, वो एक ऐसे लीडर थे कि वो पूरा पीस प्रोसेस को आगे लेके जा रहे थे। पर एक सेटबैक हुआ क्योंकि 2006 में हमास जो है वो सामने उभर के आया, उसने इलेक्शन में जीते और वेस्ट बैंक में और गाजा स्ट्रिप में दोनों जगह हमास का वहां पे दबदबा था। और फिर इसको इजराइल ने डिसीजन लिया 2007 में कि वो अपनी जो 21 सेटलमेंट्स हैं अपने ज्यूज की, वो अपने गाजा स्ट्रिप से वापस लेके इजराइल लेके आएंगे और जो इजराइल फौज थी गाजा स्ट्रिप में उसको विड्रॉ कर लिया गया। तो 2007 से हमास जो है वो गाजा स्ट्रिप को रूल करने लगा। वेस्ट बैंक के एरिया में एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया कि वहां पे ज्यूज की सेटलमेंट को वहीं पे रखा और उसको चेंज नहीं किया और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को मैंडेट दिया कि आप इस शहर को, इस एरिया को चलाएंगे। बट एट द सेम टाइम ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ऑटोनोमस नहीं थी, इजराइल की गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करती थी, इजराइल की आर्मी इसमें इंटरफेयर करती थी। और एक अल अस्का मॉस्क है जो जेरूसलम में है। जी बिल्कुल, मैं इसी मुद्दे पर आने वाली थी राजन कोचर साहब कि जिस तरह से पूरी लड़ाई चली, ये संघर्ष चला, वो न सिर्फ जमीन को लेकर बल्कि मस्जिद को लेकर भी कहीं ना कहीं था, तभी ये विवाद इतना ज्यादा गहराता चला गया। बिल्कुल, ये जो आपका जो अल अस्का मॉस्क है ये थर्ड इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस है मुस्लिम्स के लिए। और इस मॉस्क में हमने देखा कि इजरायली फौज ने एंटर किया, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, ग्रेनेड ब्लास्ट हुए मॉस्क के कोर्टयार्ड्स में, और वहां पे फिर इजराइल ने इंटरफेयर करने लगे कि इस मॉस्क के अंदर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, सिक्योरिटी चेक्स होने लग गई। और ये चीज मुस्लिम्स को और अरब्स को बहुत एजिटेटेड थे। और इसीलिए हमास ने, अगर आपने देखा होगा, किडनैपिंग होती थी और एक्सटॉर्शन होता था और टेररिस्ट अटैक्स होते थे इजराइल में, सुसाइड बॉम्बर्स तक आते थे इजराइल में और अटैक उसको करते थे। फिर उसके बाद इजराइल ने ये एक गाजा स्ट्रिप के ऊपर एक बाउंड्री फेंसिंग बनाई, बिकॉज पहले जो था गाजा स्ट्रिप से कोई भी इजराइल में आ सकता था, जा सकता था। उसके बाद इजराइल ने इसको रेगुलेट करने लग गए और एक बाउंड्री वॉल उधर वहां पे बन गई। इसलिए ये एक कॉमन जो लोग बोलते हैं कि गाजा एक ओपन प्रिजन है, वो इसलिए है क्योंकि गाजा में कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहां पे गरीबी है, इतनी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है वहां पे, और इसीलिए वहां के लोग इजराइल में आके काम करते हैं। हाँ, तो इस टाइप का अरेंजमेंट चल रहा था। जी राजन कोचर साहब, साथ ही ये समझना चाहेंगे कि अब जिस तरह से ये जो पूरा युद्ध चल रहा है, इजराइल के जो पीएम है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी हाल में हमास को बख्शा नहीं जाएगा और ये युद्ध जो है वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनका पूरा सफाया नहीं कर दिया जाता। तो क्या लग रहा है कि आपको अब किस तरह के हालात आगे अगले कुछ दिनों में और देखने को मिल सकते हैं? देखिए, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का 100% सफाया नहीं किया जा सकता है। हमने आईसिस के साथ देखा इराक में, यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम किया कि उसने आईसिस को खत्म कर दिया। आज आईसिस इतना एक्टिव है, आप अफगानिस्तान में ले लो, आईसिस के वहां पे ग्रुप्स हैं, और पाकिस्तान में आईसिस खुरासन जो है वो इतना एक्टिव है, तो बाकी एरियाज में भी, सीरिया में भी आईसिस एक्टिव है। तो बेसिकली इजराइल अभी क्या करेगा, जितने भी हमास के जो फाइटर्स हैं आज जो गाजा में है और जो उसकी लीडरशिप है जी, उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, बिकॉज प्रेजेंट जो लड़ाई है वो है बदले की लड़ाई जी। वो जो हमास ने इजराइल के सिटीजन्स के साथ किया है वही
ट्रीटमेंट इजराइल हमास को या पैलेस्टीनियंस को देना चाहता है। जी। और अभी आपने एक और डेवलपमेंट देखी होगी, वेस्ट बैंक में भी लड़ाई शुरू हो गई। जी बिल्कुल। वहां पे 700 हमास के फाइटर्स हैं और वहां से भी रॉकेट अटैक्स आने अभी शुरू हो गए हैं। जी। तो ये लड़ाई अभी 2 फ्रंट पे हो गई है, एक गाजा स्ट्रिप और एक वेस्ट बैंक। जी। और इजराइल आर्मी ने अपनी मैकेनाइज्ड फोर्सेस ऑलरेडी मोबिलाइज कर ली है। जी बिल्कुल। रेजर्विस्ट जो उनके 3 लाख रेजर्विस्ट है उनको भी बुला लिया है। जी। बिकॉज इजराइल आर्मी अबाउट 14-15 लाख की, अगर आप उसमें रेजर्विस्ट भी शामिल कर ले। जी। और अभी लेबनान के बॉर्डर पे भी तनाव है। बिल्कुल। तो अभी हमने आने वाले वक्त में ये देखना है कि क्या सीरिया इस लड़ाई में उतरता है, जी। कि ईरान किस टाइप की हेल्प कर सकता है, या वो खुद अपने फाइटर्स यहां पे भेजेगा लड़ने के लिए। जी। और तीसरा जो हिजबुल्ला है लेबनान पे, क्या वो अपने फाइटर्स भेजेगा ये लड़ाई लड़ने के लिए। तो और अगर ये सारे सिनारियोज अगर प्ले आउट होते हैं तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई लंबी खिंचने वाली। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजन कोचर साहब आपका श्रेष्ठ भारत से इस तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे राजन कोचर साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुत सारे दांव पे जो है वो आगे देखने को मिल सकते हैं और देखना ये होगा कि आगे जो ये युद्ध है, जो ये संघर्ष है, वो कितना लंबा चलता है और उसमें काफ़ी जो है वक्त आगे लग सकता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।